नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जैसा हम लोग इंपॉर्टेंट सेशन डेली करते हैं, डेली कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, तो उसी तरीके से आज भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो, और जो लोग पहली बार हो चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है, चलो इसी के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को। और पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, किस देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित संसद बनी है? बताइएगा। अब देखो ये विश्व की पहली है, ठीक है, ध्यान रखना क्या हो जाएगा। तो ये विश्व की पहली संसद है जो क्या हो रही है, जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। तो बताइएगा ये किस देश की संसद है? बांग्लादेश, जर्मनी, पाकिस्तान या फिर ब्राजील? तो पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सेशन को सभी लोग क्या कर दो, सेशन को एक बार सभी लोग जल्दी से लाइक कर दो, सेशन को एक बार क्या कर दो, सेशन को एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है, सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। फिर शुरू करेंगे आज की क्लास को। और पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर करते चलो। क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान रखना। तो पाकिस्तान को हम लोग हर मामले में खराब समझते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया है। ठीक है, पाकिस्तान पहला देश बन गया है जिसकी संसद क्या होगी, पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होगी। ठीक है, तो ये एक काम अच्छा हुआ है पाकिस्तान में भाई। पहले प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, किस फसल से तेल और रेशा दोनों ही प्राप्त होता है? बताइएगा कौन सी फसल हो जाएगी जिससे क्या होगा, जिससे आपको तेल और रेशा दोनों प्राप्त होता है? तो क्या होगा? सरसों, जूट, सनई या फिर कपास? दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? कौन सी फसल है जिससे तेल और रेशा दोनों प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, कपास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कपास हो जाएगा, तेल और रेशा दोनों प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित किया गया। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसको किन दो देशों ने मिलकर तैयार किया है, ये बताना है आपको। बताइएगा। तो ब्रह्मोस मिसाइल, देखो ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों ने? तो भारत में आपने एक नदी का सुना होगा। ठीक है, कौन सी? भारत में आपने एक नदी का नाम सुना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में एक नदी आपने सुना है, ब्रह्मपुत्र नदी। और अगर हम लोग बात करेंगे रूस में, तो रूस में एक नदी है मास्कोवा। ठीक है, तो इन दोनों नदियों के नाम को मिला करके बनी है ये ब्रह्मोस। और किस देशों ने? तो ध्यान रखना, भारत और रूस ने मिलकर बनाया है ब्रह्मोस मिसाइल को। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत और रूस। चलो चौथे प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें कमी होती है। बताइएगा। कीट भक्षी पौधों को आप जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा कीट भक्षी पौधों का। तो ये जो कीट भक्षी पौधे, अगर आपसे पूछ ले कि कीट भक्षी पौधे भारत के किस राज्य में मिलते हैं, तो राज्य आपका हो जाएगा मेघालय। ठीक है, ये सीटेट का प्रश्न है कि कीट भक्षी पौधे जो होते हैं, ये सीटेट का प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखना, पूछा गया है आपसे कि जो कीट भक्षी पौधे होते हैं ये किस राज्य में मिलते हैं, तो मेघालय राज्य में मिलते हैं कीट भक्षी पौधे। और ये जो कीट भक्षी पौधे होते हैं जो ये कीड़े मकोड़ों को पकड़ करके खाते हैं, तो ये जिस मृदा में उगते हैं उनमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की या फिर पोटेशियम की? चौथे प्रश्न की बात करेंगे, जल्दी से बताइएगा सभी लोग। आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन की कमी होती है। और इस नाइट्रोजन की पूर्ति ये कीट भक्षी पौधे कहां से करते हैं? उन कीड़े मकोड़ों से करते हैं जिनको ये पकड़ करके खाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो कीट भक्षी पौधों में क्या होता है, जिस मृदा में उगते हैं वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। कीट भक्षी पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी पूर्ति ये करते हैं कीड़े मकोड़ों को पकड़ करके। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियां आत्मघाती
एवं शांति के लिए खतरा है। कौन सा गवर्नर जनरल है बताइएगा जिसने कहा है कि भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियां आत्मघाती हैं और शांति के लिए खतरा है? लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस है? ठीक है, पांचवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, जल्दी से आंसर करते चलो। और जितने लोग बाद में जुड़े हो सभी लोग सेशन को एक बार क्या कर दो, सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। ठीक है, जो लोग पहली बार हो चैनल को क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे हमारे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये भारत के गवर्नर जनरल हैं और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा था कि भारत में जो मिशनरी गतिविधियां हो रही है, जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जो ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये क्या है, ये आत्मघाती है और भारत की शांति के लिए क्या है, खतरा है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच के लिए 1902 में कौन सा आयोग गठित किया गया था? ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालयों की जांच करने के लिए 1902 में एक आयोग गठित किया गया है। कौन सा आयोग है ये? रैले कमीशन है, फ्रेजर कमीशन है, हंटर कमीशन है या फिर स्ट्रेची कमीशन है? क्या करेक्ट आंसर होगा? छठवें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ये आयोग 1902 में गठित किया गया है। भारतीय विश्वविद्यालयों की जांच करने के लिए 1902 में रैले कमीशन को गठित किया गया है। देखो जो ये हंटर कमीशन है, ये हंटर कमीशन आता है 1882 में और ये भी शिक्षा से संबंधित है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो ये हंटर कमीशन है ये आपकी किससे, तो हंटर कमीशन आपकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, हंटर कमीशन किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है और 1882 में आया है। यहाँ पर आपसे 1902 पूछ रहा है और विश्वविद्यालयी शिक्षा की बात हो रहा है, तो ऑप्शन आपका जो होगा वो क्या होगा? रैले कमीशन हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सातवें प्रश्न की तरफ। भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? बताइएगा, भारत में दिल्ली दरबार कब लगा था? दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो देखो भारत में आएंगे कौन? इंग्लैंड के राजा आएंगे, जॉर्ज पंचम आते हैं। ठीक है, कौन आएंगे? तो जॉर्ज पंचम अपनी जो रानी है मैरी के साथ आते हैं, भारत आते हैं और उन्हीं के सम्मान में भारत में क्या होगा? दिल्ली दरबार लगाया जाएगा। तो ये दिल्ली दरबार कब लगा था? तो ये दिल्ली दरबार लगेगा 1911 में। ठीक है, जॉर्ज पंचम जो हैं ये 1911 में भारत आते हैं और इन्हीं के सम्मान में दिल्ली दरबार लगेगा और इसी दिल्ली दरबार में घोषणा की जाएगी कि अब राजधानी क्या होगी? अब राजधानी कलकत्ता से कहां बनाई जाएगी? 1911 में ही घोषणा किया जाएगा कि अब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी। ठीक है, राजधानी क्या होगी? तो कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी और इसी दिल्ली दरबार में जो ये दिल्ली दरबार लगेगा इसी में घोषणा की जाएगी कि बंगाल विभाजन क्या होगा? बंग भंग जो है वो क्या होगा? वो निरस्त होगा। जो बंगाल विभाजन था वो निरस्त होगा, 1911 में ही घोषणा की जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आठवें प्रश्न की तरफ। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। आठवें प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको बताना है किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, असम में, मध्य प्रदेश में या फिर कर्नाटक में? आठवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांदीपुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है और अगर आपसे पूछ ले अंसी, ठीक है, बांदीपुर पूछ ले और अंसी पूछ ले तो ये दोनों आपके स्थित है कहां पर? कर्नाटक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व और अंसी टाइगर रिजर्व दोनों कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन डी जितने लोग आंसर कर रहे हो बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो। नवे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप होगा, पुदुचेरी होगा, चंडीगढ़ होगा या फिर आपका दिल्ली होगा? नए प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर करते चलो भाई। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो लक्षद्वीप जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से क्या है? दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटा है।
ठीक है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अगर हम लोग साक्षरता की बात करेंगे तो साक्षरता में लक्षद्वीप जो है ये क्या है, तो ये सबसे ऊपर है, ठीक है। लक्षद्वीप क्या है, तो साक्षरता में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ऊपर है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई है? देखो अंतरराज्य जो परिषद होता है इसकी स्थापना कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अंतरराज्य परिषद का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 263 में, ठीक है। कहां पर, तो अनुच्छेद 263 में अंतरराज्य परिषद की बात की गई है। और आपको बताना है कि निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई है, 1988, 1990, 1992 या फिर 1994। 10वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1990 में की गई है, ठीक है। भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना 1990 में की गई है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई है, बताइएगा। 13वें प्रश्न अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 11वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापना किस वर्ष की गई है, 1950, 1951, 1952 या फिर 1956। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं और जल्दी से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना ऑप्शन सी होगा, 1952 में की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय लागू किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया और इन्हीं 4 ऑप्शनों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय लागू हुआ है, 2016, 2015, 2014 या फिर 2018, ठीक है। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून तो किस समय लागू हुआ है? 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, 2016, 2015, 2014 या फिर 2018। 12वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 2016 में उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून जो है ये 2016 से लागू हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई है, बताइएगा। मुस्लिम लीग ने, तो देखो मुस्लिम लीग की बात हो रही है, पहली बार पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग कब करेगी, 1945 में, 1947 में, 1940 में या फिर 1937 में। 13वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा। तो देखो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होगा, ठीक है। कौन सा अधिवेशन होगा, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। और इस लाहौर अधिवेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे कौन, मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं, ठीक है। कौन करेंगे, तो लाहौर अधिवेशन होगा, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। और इसी अधिवेशन में क्या होगा, पहली बार पाकिस्तान की मांग की जाएगी। और ये अधिवेशन कब हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1940 में, ठीक है। तो 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होगा, अध्यक्षता कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना और ये क्या करेंगे, पहली बार पाकिस्तान की मांग करते हैं। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14वें प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है, चलिए बताइएगा। 14वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है। ग्रीन पर्वत है, व्हाइट पर्वत, रेड पर्वत या फिर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो कौन सा पर्वत है जो इनमें से अमेरिका में स्थित नहीं है? 14वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा और जितने लोग बाद में जुड़े हो सभी लोगों को क्या करना है, पता है ना क्या करना है, सेशन को लाइक करना है और क्या करना है, सेशन को शेयर कर देना है। तो ठीक है, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दो भाई, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत हो जाएगा। देखो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये जर्मनी में है, ठीक है। कहां पर है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये जर्मनी में है, ये अमेरिका में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी यहां पर हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, बताइएगा। मूल अधिकारों की बात हो रहा है, मूल अधिकार आपके कहां पर हैं, तो मूल अधिकार आपके भाग
3 में है। कहां से लिए गए हैं? तो यूएस से, अमेरिका से लिए गए हैं। कितने वर्तमान में मूल अधिकार हैं? तो मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अब बताइएगा कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर समान कार्य के लिए समान वेतन। तो कौन सा आपका मूल अधिकार नहीं है? 15वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये मूल अधिकार नहीं है, बल्कि ये कहां पर है? तो ये हमारा डीपीएसपी में है, नीति निदेशक तत्व में है। ठीक है, डीपीएसपी में है, नीति निदेशक तत्व में है। समान कार्य के लिए समान वेतन ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे, कानून के समक्ष समानता के अधिकार की बात करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे, तो ये सब हमारे क्या है? मूल अधिकार है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 16वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, 22 अप्रैल की बात हो रही है। तो 22 अप्रैल को हर साल कौन सा दिवस मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, हरित दिवस मनाते हैं, या ओजोन दिवस मनाते हैं? देखो ओजोन दिवस तो आपका हो जाएगा कब? 16 सितंबर को। ठीक है, ओजोन दिवस कब हो जाएगा? तो 16 सितंबर को। अगर हम लोग स्वास्थ्य दिवस की बात करेंगे, स्वास्थ्य दिवस कब हो जाएगा? तो 7 अप्रैल हो जाएगा भाई। ठीक है, कब हो जाएगा? 7 अप्रैल हो जाएगा। 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं क्या? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए जितने लोग आंसर किए हो बिल्कुल आप लोग एकदम करेक्ट हो। 17वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है और इन्हीं में से सही आंसर का आपको चुनाव करना है। ठीक है, आपको इनके अलावा अलग से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको यही 4 ऑप्शन दिए गए और इन्हीं 4 ऑप्शनों में आपको सही आंसर का चुनाव करना है। बताइएगा क्या होगा? भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान। 4 ऑप्शन दिया हूं, इन्हीं में से सही आंसर का चुनाव करो। क्या होगा? लुधियाना होगा, करनाल होगा, रांची होगा, या फिर मेरठ होगा। 17वें प्रश्न की बात करेंगे तो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, मेरठ में है। ठीक है, कहां पर है? तो मेरठ में है। और मेरठ की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेरठ जो है ये किसके लिए? तो ये खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? तो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर कौन सी? तो मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय जो है वो आपका कहां पर है? तो मेरठ में है। और मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है और मेरठ में ही भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्लियर भाई? अगर हम लोग बात करेंगे करनाल हरियाणा में तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर तो दुग्ध वाला है। ठीक है, कौन सा है? तो दुग्ध अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कहां पर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका करनाल हरियाणा में। आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न की तरफ। कौन सा विटामिन अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? चलिए बताइएगा, तो कौन सा विटामिन होगा जिसे अच्छे आहार के द्वारा, ठीक है, भोज्य सामग्री के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, या फिर विटामिन के। 18वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? जल्दी से सारे लोग बताइएगा, जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो कौन सा विटामिन है जो अच्छे आहार के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, या फिर विटामिन के। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है ये कहां से मिलता है? तो ये आपको पता है, ये मिलते हैं कहां से? ये मिलते हैं सूर्य भगवान से। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से आपको विटामिन डी मिलता है। और ये अच्छे आहार से नहीं, जितना आप सूर्य का प्रकाश लोगे भाई आपको विटामिन डी उतना ज्यादा मिलेगा। तो इसके लिए आपको अच्छे आहार की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, सॉरी बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी। आगे बढ़ेंगे 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, पानी का घनत्व अधिकतम होता है भाई। ठीक है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, बताइएगा पानी का घनत्व, घनत्व आपसे पूछ रहा है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने तापमान पर? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो जो एग्जैक्ट जो मिलता है वो है आपका 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जो मिलता है। और इसको हम लोग ठीक है 4 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 20वें प्रश्न की बात करेंगे, सहायक संधि के लिए कौन सा गवर्नर जनरल प्रसिद्ध है? बताइएगा क्या होगा? सहायक संधि की बात कर रहा है, सहायक संधि के लिए कौन सा गवर्नर जनरल जाना जाता है? डलहौजी,
कर्जन, लिटन या फिर वेलेस्ली? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से सारे लोग बताना। सहायक संधि के लिए आपसे पूछा जा रहा है। देखो कर्जन जो है, कर्जन तो बंगाल विभाजन के लिए, ठीक है, बंग भंग के लिए जाना जाता है। कौन? आपका ये लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लिटन की अगर हम लोग बात करेंगे तो लिटन जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगवाया था, आर्म्स एक्ट, हथियारों पर जो प्रतिबंध लगवाया था, ठीक है, सिविल सेवा में शामिल होने की आयु घटाया था, इन सब के लिए लिटन जाना जाता है। डलहौजी जो है ये क्या होगा? तो ये राज्य हड़प नीति या फिर आप कह सकते हो कौन सी? गोद निषेध नीति के लिए जाना जाता है। कौन? डलहौजी। राज्य हड़प नीति या गोद निषेध नीति। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, वेलेस्ली जो है ये सहायक संधि के लिए जाना जाता था। और जो पहला राज्य है जो सहायक संधि करेगा वो कौन होगा? वो होगा हैदराबाद, ठीक है। कौन सा? तो हैदराबाद पहला राज्य है जो 1798 में क्या करेगा? सहायक संधि स्वीकार करेगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद है। और सहायक संधि के लिए कौन सा गवर्नर जनरल? तो वेलेस्ली। ऑप्शन डी जितने लोग आंसर किए हो वही लोग करेक्ट हो, ठीक है। 21वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुई है? मित्र मेला, तो देखो ये जो क्रांतिकारी संगठन है इसकी स्थापना की है किसने? आपके बी.डी. सावरकर ने की है, ठीक है। किसने की है? तो बी.डी. सावरकर ने जो है, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर जो हैं इन्होंने क्या किया है? मित्र मेला की स्थापना की है। ये एक क्रांतिकारी संगठन था। स्थापना कब हुई है? 1899, 1902, 1904 या फिर 1907? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन स्थापना बी.डी. सावरकर करेंगे 1899 में। ऑप्शन ए यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना यही जो मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन है यही क्या होगा? अंग्रेजों की कार्रवाइयों से बचने के लिए ये क्या कर लेगा? 1904 में अपने आप को अभिनव भारत में बदल लेगा, ठीक है। क्या कर लेगा? अपना नाम बदल लेगा। मित्र मेला जो संगठन था वो क्या हो जाएगा? वो क्या बन जाएगा? वो अभिनव भारत बन जाएगा। और इसकी भी स्थापना कौन करेंगे? बी.डी. सावरकर करेंगे। तो मित्र मेला की स्थापना 1899 में हुई थी और ये संगठन 1904 में क्या हो जाएगा? अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन में बदल जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा 1899। 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। रॉल्फ फिंच किसके समय में भारत आया था? ठीक है, रॉल्फ फिंच की बात हो रही है, बताइएगा। तो रॉल्फ फिंच किसके समय में? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर अकबर? किसके समय में रॉल्फ फिंच भारत आया है? ठीक है, अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिंच और ये किसके समय में आया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर के समय में आया है। ठीक है, जो लोग जहांगीर आंसर कर रहे हो तो जान लो जहांगीर के समय में देखो एक तो हॉकिंस आया था, जहांगीर के समय में एक तो हॉकिंस आया था और दूसरा जो है वो कौन आया था? दूसरा जो है वो आया था टॉमस रो आया था। ठीक है, कौन आया था? तो दूसरा जो आया था वो आया था टॉमस रो आया था। हॉकिंस और टॉमस रो ये दोनों जहांगीर के समय में आए थे। रॉल्फ फिंच जो है ये अकबर के समय में आया था। ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस वंश में किया था? ठीक है, एक बात तो ये क्लियर है कि विक्रमादित्य की पुत्री हैं कौन? प्रभावती गुप्ता। अब इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किस वंश में किया है? गुप्त वंश में किया है, वाकाटक वंश में किया है, लिच्छवी वंश में किया है या फिर चालुक्य वंश में किया है? 23वें प्रश्न का आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर कर ले जाते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात करेंगे। इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है ये कहां पर किया है? तो वाकाटक वंश में किया है। ठीक है, वाकाटक वंश में किया और किससे किया था? तो ध्यान रखना रुद्रसेन तृतीय से। ठीक है, किससे किया था? तो रुद्रसेन तृतीय जो है ये वाकाटक वंश के राजा हैं और इनसे अपनी बेटी का विवाह किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाकाटक वंश जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, वाकाटक है। 24वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? तो इब्न बतूता की अगर हम लोग बात करें तो देखो इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है। ठीक है, किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आएगा। कब आएगा? तो 1333 में आता है। ठीक है, 1333 में आता है और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इसकी पुस्तक का नाम है रेहला। ठीक है, इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आएगा, 1333 में आएगा। पुस्तक का नाम है रेहला और किस देश से आया था? सीरिया, ईरान, मोरक्को या फिर मिस्र?
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोरक्को से आया। ठीक है, 24वें प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोरक्को से आया है इब्न बतूता। 25वें प्रश्न की बात करेंगे, किस एक्ट से भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया? कौन सा एक्ट है जिससे प्रावधान किया गया कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा? 1935 का एक्ट, 1853 का एक्ट, 1833 का एक्ट या फिर 1813 का एक्ट? 25वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1813 का एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जितने लोग आंसर कर रहे हो बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, 26वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 3 तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया? ठीक है, तो 3 तलाक जो है ये कब समाप्त किया गया? मुस्लिम धर्म में ये एक अपनी प्रथा है 3 तलाक की, तो इसको कब प्रतिबंधित कर दिया गया, कब समाप्त कर दिया गया? कौन सा वर्ष है? 2019, 2018, 2016 या फिर 2021? बताइएगा किस वर्ष में 3 तलाक कानून को प्रतिबंधित किया गया है? 26वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 2019 में। ठीक है, 2019 में 3 तलाक को प्रतिबंधित कर दिया गया, दोबारा जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तब। ठीक है, 27वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? ठीक है, तो गोल आपसे पूछ रहा है, जल्दी से सारे लोग बताओ भाई। ठीक है, तो गोल जो है तो ये किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? सुनील छेत्री, बलबीर सिंह, मेजर ध्यानचंद या फिर रूप सिंह? 27वें प्रश्न की बात करेंगे, गोल जो है ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है किसको? मेजर ध्यानचंद को। और ठीक है, इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस कब है? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है 29 अगस्त, और 29 अगस्त को भारत में क्या करते हैं? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो 29 अगस्त को इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस तो 26 नवंबर, 5 अगस्त, 28 जुलाई या फिर 30 मई? क्या हो जाएगा? जल्दी से सारे लोग बताइएगा। तो देखो, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर, 5 अगस्त, 28 जुलाई या फिर 30 मई? तो देखो, जितने लोग ऑप्शन ए कर रहे हो 26 नवंबर कर रहे हो, गलत हो जाओगे। देखो, आपसे पर्यावरण संरक्षण दिवस नहीं पूछा है। ठीक है, आपसे प्रकृति संरक्षण दिवस पूछा है, और पर्यावरण और प्रकृति में अंतर है। ठीक है, ध्यान रखना। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 28 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन सी करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है ये क्या है? ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। 29वें प्रश्न की तरफ चलेंगे, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसकी पुस्तक है? तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर झुम्पा लाहिड़ी, गीतांजलि श्री, चेतन भगत या फिर संजय बारू? तो क्या हो जाएगा? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो ये ध्यान रखना, ये एक पुस्तक है जो कि मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक। और किसके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन डी, संजय बारू के द्वारा। ठीक है, संजय बारू के द्वारा लिखी गई है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। आगे बढ़ेंगे और सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, देखो ये योजना जो है ये शुरुआत हुई है पानीपत हरियाणा से। ठीक है, कहाँ से? तो पानीपत हरियाणा से जो है इस योजना को शुरू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया है बेटियों को जो है, ठीक है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है, सशक्त करना है, आत्मनिर्भर करना है। इस उद्देश्य से पानीपत हरियाणा से इस योजना को शुरू किया गया है।
और किस वर्ष में शुरू किया गया? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 2015 में। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 2015 में शुरू किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।